क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप लोग को बिल्कुल कंप्लीट बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, उसका ए पार्ट जो है वो देख लेते हैं। सही है, और ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो ए पार्ट था वो क्या था? इन हाउ मेनी वेज वन कैन सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। उन्होंने एक ग्रुप सेलेक्ट किया है 3 स्टूडेंट्स का, 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स में से, मतलब 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैं, उसमें से 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप सेलेक्ट किया उन्होंने। इफ अ ग्रुप कंटेन, अगर उस ग्रुप में 2 बॉयज एंड 1 गर्ल्स हो, 2 गर्ल्स हो, या एट मोस्ट 1 बॉय हो, ठीक है। तो ये इन हाउ मेनी का क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी वेज वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे सिलेक्शन की भी बात की गई है, इस तरीके से हमें इवेंट्स भी दिए गए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन के थ्रू ही निकलेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा रेडी कर लेते हैं। तो डेटा में हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात हुई है उनकी क्वांटिटी लिख लेते हैं। तो हमने लिखा है कि भाई 6 बॉयज़ हैं एंड 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 जो है इस तरीके से इवेंट्स लेते रहेंगे और कॉम्बिनेशन के थ्रू उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने जो इवेंट लिया है वो लिया है 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स का, 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स का। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉयज़ का कॉम्बिनेशन निकालेंगे, आप इस तरीके से गर्ल्स का कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो बॉयज़ के लिए आपने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, गर्ल्स के लिए वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो एन क्या होता है, यहाँ पे हम बॉयज़ का कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं, तो भाई एन यहाँ पे क्या होगा, बॉयज़ का टोटल। तो बॉयज़ टोटल कितने, बॉयज़ टोटल जो थे वो 6 थे, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। कॉम्बिनेशन लिखा, 6 बॉयज़ में से कितने सेलेक्ट किए गए हैं, 6 बॉयज़ में से 2 सेलेक्ट किए गए हैं, तो आर की जगह हमने 2 लिख दिया। इजिकल टू का साइन ऐसे आ गया। एन क्या है हमारा 6 परमुटेशन, आर क्या है हमारा 2 परमुटेशन, एन क्या है हमारा 6 परमुटेशन, माइनस का साइन ऐसे आ गया, आर क्या है हमारा 2 और ब्रैकेट क्लोज हो गया और परमुटेशन का साइन ऐसे आ गया। 6C2 इजिकल टू 6 परमुटेशन लेंगे तो 720 आएगा, 2 परमुटेशन लेंगे तो 2 आएगा, 6 - 2 4 आएगा और बाहर परमुटेशन ऐसी का ऐसी आ जाएगा। फिर ये सेकंड पेज पे आ जाते हैं। 6C2 इजिकल टू ये जो 720 था, ठीक है, ये 720 आप लोगों को नजर आ रहा है। 720 जो था ये तो ऐसी का ऐसी रहा, ये जो 2 था वो भी ऐसी का ऐसी रहा, बस ये जो 4 परमुटेशन था, जब हमने इसका परमुटेशन लिया तो ये 4 परमुटेशन आया 24, और ये दोनों चीज़ें आपस में जो हो रही थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी, इसलिए इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाया हमने। 6C2 इजिकल टू 720 ऐसे आ गया, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करा तो 48 आ गया। 6C2 इजिकल टू 720 को डिवाइड कर देंगे 48 से, तो हमारा आंसर आएगा 15। तो हमने बॉयज़ का जो कॉम्बिनेशन निकाला वो निकला 15। अब हम गर्ल्स पे फोकस करते हैं। गर्ल्स के लिए हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया। टोटल गर्ल्स कितनी थी, 4 गर्ल्स थी, तो एन की जगह 4 आ जाएगा, सी ऐसी कैसी आ जाएगा। आर का मतलब जो गर्ल्स हैं वो कितनी सिलेक्ट की गई हैं, 1 गर्ल्स सिलेक्ट की गई हैं, तो आर की जगह 1 आ जाएगा इजिकल टू एन क्या है हमारा 4 परमुटेशन, आर क्या है हमारा 1 परमुटेशन, एन है 4, आर है 1, बीच में माइनस का साइन, ब्रैकेट क्लोज और बाहर परमुटेशन का साइन आ गया। 4C1 इजिकल टू 4 का परमुटेशन लिया तो 24 आ गया, 1 का परमुटेशन लिया तो 1 ही आया, 4 में से जब 4 - 1 तो ब्रैकेट में आया 3 और बाहर परमुटेशन का साइन ऐसी का ऐसी रहा। अब यहाँ पे सेकंड पेज पे आ जाए। 4C1 इजिकल टू, ठीक है, 4C1 इजिकल टू ये जो 24 है ये ऐसी का ऐसी रहा, ये जो 1 है ये ऐसी का ऐसी रहा, 3 का आप परमुटेशन लेंगे तो 6 आ जाएगा। 4C1 इजिकल टू 24 ऐसी का ऐसी रहेगा, 1 6 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो 4C1 इजिकल टू 4। तो गर्ल्स का कॉम्बिनेशन आया ये और बॉयज़ का कॉम्बिनेशन आया ये। अब हम वेज बनाते हैं कि अगर 2 बॉयज़ और 1 गर्ल्स हों तो भाई कितने वेज बन सकते हैं। आ नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स, उन्होंने सवाल में हमें वेज बनाने के लिए कहा था कि भाई एक ग्रुप हमने रेडी करा है 3 स्टूडेंट्स का, 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स हैं, अगर हम उस ग्रुप में 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स देते हैं तो कितने वेज बनेंगे। तो हमने यहाँ लिखा द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स। अब हम वेज बता रहे हैं कि अगर 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स जो है उस ग्रुप के लिए सिलेक्ट करते हैं तो कितने वेज बनेंगे। तो जो बॉयज़ का कॉम्बिनेशन निकाला उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे गर्ल्स के कॉम्बिनेशन से। तो बॉयज़ का कॉम्बिनेशन क्या था 6C2 और गर्ल्स का जो था वो 4C1,
ठीक है, सिर्फ कॉम्बिनेशन लिखना है अभी यहाँ पे, और बीच में मल्टीप्लाई करना है। तो 6C2 का आंसर आया था 15, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ गया, और 4C1 का आंसर आया था 4। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 60 आ गया। अगर उस ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसमें 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स हम लेते हैं तो 60 वेज बनेंगे। अब इसका जो दूसरा इवेंट था वो था 2 गर्ल्स, यहाँ पे सिर्फ 2 गर्ल्स की बात की है। अब ग्रुप तो 3 स्टूडेंट्स का है, तो उन्होंने बताया कि भाई उस ग्रुप में मैंने 2 गर्ल्स ली हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 गर्ल्स मैंने ले ली तो एक स्टूडेंट्स की तो और नीड हो रही है ना वहाँ पे, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, 2 गर्ल्स उन्होंने ले लिया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 1 बॉय होगा। ठीक है, जब वो सिर्फ गर्ल्स के बारे में बता दिया, बॉयज़ के बारे में, इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने सिर्फ गर्ल्स के बारे में बताया कि जो 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है उसमें मैं 2 गर्ल्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो 2 गर्ल्स ले लिया, लेकिन 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो एक स्टूडेंट्स की अभी भी कमी है वहाँ पे, तो वो बॉय होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 गर्ल्स का कॉम्बिनेशन निकालूंगी और यहाँ पे मैं 1 बॉय का कॉम्बिनेशन निकालूंगी। ठीक है, तो दोनों के लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मैं गर्ल्स का कॉम्बिनेशन निकालनी है, तो मैंने कहा भाई गर्ल्स जो थी टोटल 4 थी, इसलिए मैंने एन की जगह 4 लिख दिया। सी ऐसी का ऐसी आ गया। गर्ल्स कितनी सिलेक्ट की गई हैं 2, तो आर की जगह मैंने 2 लिख दिया, इजिकल टू एन क्या था हमारा 4 परमुटेशन, आर क्या था हमारा 2 परमुटेशन, एन क्या था हमारा 4 माइनस आर क्या था 2 और बाहर परमुटेशन। 4C2 इजिकल टू 4 का परमुटेशन लेंगे तो 24 आ जाएगा, 2 का परमुटेशन लेंगे तो 2 ही आएगा, 4 माइनस 2 2 और परमुटेशन का साइन ऐसे आ जाएगा। 4C2 इजिकल टू 24 ऐसी का ऐसी आ गया, 2 ऐसी का ऐसी आ गया, बीच में इनके कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, और 2 का परमुटेशन लेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो ये जो 2 है ना वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई का साइन जो है यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा, फिर जब मैंने 2 का परमुटेशन लिया तो 2 ही आया। इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा रही हूँ। 4C2 इजिकल टू 24 ऐसी क्या ऐसे आ गया, 2 2 4 4 1 4 4 6 24। तो जो गर्ल्स का मैंने कॉम्बिनेशन निकाला 4C2 का वो आया 6। अब मैं बॉय का कॉम्बिनेशन निकाल रही हूँ, तो बॉय के लिए मैंने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया। एन की जगह मैं टोटल बॉयज़ लिख दूंगी, तो टोटल बॉयज़ जो थे वो 6 थे। सी ऐसी का ऐसी आएगी, आर का मतलब बॉयज़ कितने सिलेक्ट किए गए हैं, तो बॉय जो है वो 1 सिलेक्ट किए गए हैं। जब 2 गर्ल्स हो गई हैं तो जो एक स्टूडेंट्स की कमी है वो बॉय होगा, तो इसका मतलब है 6 बॉयज़ में से 1 हमने सिलेक्ट किए। ठीक है, तो आर की जगह सिलेक्शन आता है, तो बॉयज़ हमने 1 सिलेक्ट किया इसलिए 1 आ गया, इजिकल टू एन क्या था हमारा 6 परमुटेशन, आर क्या था हमारा 1 परमुटेशन, और एन क्या था 6 परमुटेशन। फिर आर की जगह हम 1 लगा देंगे और माइनस का साइन ऐसे का ऐसे आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा परमुटेशन। फिर 6C1 इजिकल टू 6 परमुटेशन लेंगे तो 720 आएगा, 1 परमुटेशन लेंगे 1 ही आएगा, 6 माइनस 5 तो ब्रैकेट में आ जाएगा 5। ठीक है, 6 माइनस 1 करेंगे, 6 माइनस 1 सॉरी मैंने 6 माइनस 5 कह दिया, 6 माइनस 1, जब 6 में से 1 गए तो आपके पास 5 बचा ब्रैकेट में, और परमुटेशन का साइन ऐसी का ऐसी आ गया। 6C1 इजिकल टू 720 ऐसी का ऐसी आ गया, 1 ऐसी का ऐसी आ गया, 5 का परमुटेशन लिया तो 120 आया और इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ गया। 6C1 इजिकल टू 720 ऐसी का ऐसी आ जाएगा, 1 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। जब हमने इसको डिवाइड करा तो 6C1 इजिकल टू 6, इसका आंसर भी 6 आया, इसका आंसर भी 6 आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेज रेडी करेंगे, मतलब वेज कैलकुलेट करेंगे। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 गर्ल्स, जब हमने 3 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप था उसके लिए हमने 2 गर्ल्स सिलेक्ट की तो उसकी वेज कितने बनेंगे। तो हमने क्या करा है कि 4C2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6C1, मतलब यहाँ पे जो बॉयज़ गर्ल्स का कॉम्बिनेशन निकाला है, ठीक है, हमने यहाँ पे गर्ल्स का कॉम्बिनेशन निकाला और बॉयज़ का कॉम्बिनेशन निकाला, उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको बस आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4C2 निकाला है हमने, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 6C1 से, तो 4C2 क्या था गर्ल्स का कॉम्बिनेशन, तो उसका आंसर आया था 6, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ गया। 6C1 क्या था बॉयज़ का कॉम्बिनेशन, उसका आंसर था 6, 6 6 36। तो अगर हम 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा और उसमें 2 गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे और 1 जो है वो बॉय होगा, तो उसके जो वेज बन सकते हैं वो 36 बन सकते हैं। यहाँ पे हमें बताया नहीं था कि 1 बॉय है, लेकिन दिखने से ही लग रहा है कि जब उस ग्रुप के लिए 2 गर्ल्स को सिलेक्ट किया है, लेकिन ग्रुप तो 3 स्टूडेंट्स का है, तो लाजमी जो एक स्टूडेंट्स की कमी हो रही है वो हमने बॉय सिलेक्ट किया होगा। ठीक है, अब हम थर्ड पे आते हैं, एट मोस्ट 1 बॉय। अच्छा, ये थोड़ा चेंज होगा। एट मोस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 बॉय हो, 1 से ज़्यादा ना हो, 1 से कम हो तो चलेगा। मतलब उनके कहने का मकसद ये हुआ कि अगर ग्रुप में 1 बॉय है
तो वो भी चलेगा। अगर ग्रुप में एक बॉय भी नहीं है, मतलब तीनों ही आप गर्ल्स ले लें, तो वो भी चलेगा। तो हम पहले जो है कॉम्बिनेशन किसका निकालेंगे कि भाई हमने ग्रुप में 1 बॉय लिया और हमने 2 गर्ल्स ली। फिर हम कॉम्बिनेशन दोबारा से निकालेंगे। वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें हम एक भी बॉय नहीं लेते और सारी गर्ल्स लेंगे, ठीक है। एटमोस्ट का मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा बस 1 हो। तो भाई पहले कॉम्बिनेशन जो निकालेंगे वो निकालेंगे 1 बॉय का और 2 गर्ल्स का। तो हमने सॉल्यूशन लिखा एटमोस्ट 1 बॉय, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉय का निकालेंगे, गर्ल्स का निकालेंगे। कितनी कितनी? भाई वो कह रहे हैं एटमोस्ट 1 बॉय, ज्यादा से ज्यादा 1 बॉय हो। तो हमने यहाँ पे 1 बॉय का कॉम्बिनेशन निकाला और यहाँ पे 2 गर्ल्स का कॉम्बिनेशन निकाला, ठीक है। हमने दोनों के लिए फॉर्मूले अप्लाई करे। टोटल यहाँ पे मैं बॉयज़ का निकाली हूँ, ठीक है। तो बॉयज़ जो थे टोटल 6 थे। आर का मतलब बॉयज़ कितने सिलेक्ट किए गए हैं? 1 सिलेक्ट किए गए हैं। तो मैंने आर की जगह 1 लिख दिया। इजिकल टू एन क्या था? 6 परमुटेशन, आर क्या था? 1 परमुटेशन, एन माइनस आर 6 माइनस 1 परमुटेशन। 6C1 इजिकल टू 6 परमुटेशन लेंगे 72 आ जाएगा, 1 परमुटेशन लेंगे तो 1 आएगा, 6 माइनस 1 5 हो गया परमुटेशन। 720 ऐसी कैसी लिखेंगे, 1 ऐसी कैसी लिखेंगे, 5 परमुटेशन लेंगे तो 120 आ जाएगा। फिर आप 720 को ऐसे लिखेंगे, 1 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। फिर हम 2 गर्ल्स का कॉम्बिनेशन निकालते हैं। 2 गर्ल्स का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो पहले कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया। टोटल गर्ल्स 4 थी जिसमें से 2 सिलेक्ट की गई थी। फिर हमने वैल्यूज पुट कर ली कि भाई एन जो था वो 4 परमुटेशन था, आर जो था वो 2 था, परमुटेशन आ गया। एन माइनस आर लिख देंगे, 4 माइनस 2 और परमुटेशन। 4 का परमुटेशन लेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर हम 2 का परमुटेशन लेंगे, 2 का परमुटेशन लेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 4 माइनस 2 कितना होते हैं? 2, और परमुटेशन का साइन ऐसी कैसे आ जाएगा। 24 ऐसी का ऐसी आ गया, ठीक है। 24 ऐसी का ऐसी आ गया, ठीक है। 2 भी ऐसी का ऐसी आ गया, 2 परमुटेशन लिया तो 2 ही आया। 24 ऐसी का ऐसी आ गया, 2 2 4 हो गया, 4 1 4, 4 6 24। तो गर्ल्स का जो कॉम्बिनेशन निकला मतलब 4C2 इजिकल टू 6 आया। अब हम वेज बताते हैं कि अगर, अच्छा एटमोस्ट का मतलब ना एक ये भी होता है कि इसमें 2 तरह के कॉम्बिनेशन पूछे गए। मतलब उन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा 1 बॉय हो, ठीक है। एक बात ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा 1 बॉय हो, तो हम एक कॉम्बिनेशन निकालेंगे जिसमें 1 बॉय लिया हुआ होगा, ठीक है, और 2 गर्ल्स ली हुई होंगी। मतलब सबसे पहले इसमें हमसे 2 तरह के कॉम्बिनेशन पूछे कि ज्यादा से ज्यादा 1 बॉय हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 बॉय हो। पहले अभी इस बात को क्लियर कर लेते हैं, एक बात को कि भाई उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 1 बॉय हो, तो हम उसके वेज बताएंगे कि जिस ग्रुप में 1 बॉय होगा और 2 गर्ल्स होंगी। तो मैंने बताया ये हमने गर्ल्स, ये बॉयज और गर्ल्स के हमने कॉम्बिनेशन निकाला। अब हमने बताया द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हो, ठीक है। मतलब मैं वो वेज बता रही हूँ जिस ग्रुप में 1 बॉय होगा और 2 गर्ल्स होंगी, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आपस में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 6C1 मल्टीप्लाई बाय 4C2, तो 6, इसका आंसर जो था वो 6 था, इसका आंसर भी 6 था, आपस में मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो 36 आया। तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन हो गया जिसमें मैंने 1 बॉय लिया और 2 गर्ल्स ली। मतलब अगर हम 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और इसमें 1 बॉय और 2 गर्ल्स हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं, तो वेज जो है वो 36 बन सकते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन इस एटमोस्ट 1 बॉय में दूसरा कॉम्बिनेशन भी पूछेगा, वो क्या है कि अगर 1 ना भी हो तो चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हो, अगर 1 बॉय ना भी हो तो चलेगा। मतलब अगर ग्रुप में बॉयज ना भी हो तो ना, मतलब ग्रुप जो है वो गर्ल्स का बन सकता है, सिर्फ गर्ल्स का भी बन सकता है, इनका कहने का मतलब ये हुआ। तो अब हम कॉम्बिनेशन किस चीज का निकालेंगे कि उस ग्रुप में एक भी बॉय नहीं है, उस ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उन तीनों में गर्ल्स हैं। तो हमने इसी तरीके से यहाँ पे बॉयज़ का निकाला और यहाँ पे गर्ल्स का, ही लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कॉम्बिन वो फार्मूला अप्लाई करेंगे कि भाई ये मैंने बॉयज़ के लिए फार्मूला अप्लाई किया और ये मैंने गर्ल्स के लिए फार्मूला अप्लाई किया। तो मैंने लिखा कि ये बॉयज़ के लिए किया था, तो मैंने लिखा भाई 6 बॉयज़ थे, एन की जगह मैंने टोटल 6 बॉयज़ थे कि भाई 6 बॉयज़ थे। सी आर की जगह बॉयज़ कितने सिलेक्ट किया, भाई बॉयज़ एक भी सिलेक्ट नहीं किया, तो उसकी जगह मैंने 0 इजिकल टू एन क्या था 6 परमुटेशन, आर क्या था 0 परमुटेशन, एन 6 आर 0 माइनस का साइन परमुटेशन, 6C0 इज इक्वल टू 6 परमुटेशन 720, 0 परमुटेशन 1, 6 माइनस 0 6 ही आएगा परमुटेशन 720, ठीक है। 6C0 इज इक्वल टू 720 ऐसी कैसी आ जाएगा, 1 ऐसी कैसी आ जाएगा, 6 का परमुटेशन लेंगे तो 720 आएगा आपके पास। 6C0 इज इक्वल टू 720 ऐसी आ जाएगा, 1 को 720 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 720 आएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 6C0 इज इक्वल टू 1, आपके पास जो बॉयज़ का कॉम्बिनेशन आया वो 1 आया।
अब गर्ल्स का कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो गर्ल्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, टोटल गर्ल्स कितनी थी 4 थी, हमने n की जगह 4 लिख दिया। कितनी सिलेक्ट की गई थी 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप था और इन 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में हमने तीनों में से जो है ना वो गर्ल्स को सिलेक्ट किया, तो r की जगह मैंने 3 लिख दिया। इजिकल टू n क्या था 4 परमुटेशन, ठीक है, r जो वो n क्या था हमारा 4 परमुटेशन, r क्या था हमारा 3 परमुटेशन, n क्या था 4, r क्या था 3, 4 माइनस 3 हो गया ये, और परमुटेशन का साइन बाहर ऐसे ही आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने वैल्यूज पुट कर ली। 4c3 इजिकल टू 4 परमुटेशन 24, 3 परमुटेशन 6, 4 माइनस 3 1, परमुटेशन का साइन ऐसे आ गया। 4c3 इजिकल टू 24 ऐसे आ गया, ये 6 ऐसे आ गया, 1 का परमुटेशन लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 4c3 इजिकल टू 24 ऐसे कैसे आ जाएगा, 6 1 जा 6 हो गया। ठीक है, अब 4c3 इजिकल टू 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, तो जो गर्ल्स का कॉम्बिनेशन निकाला वो 4 निकाला। अब हम वेज बताते हैं कि जिसमें एक भी बॉय नहीं है, तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, मतलब हमने उस ग्रुप के वेज बताएं जिसमें एक भी बॉय हमने नहीं लिया और तीनों गर्ल्स ली, तो हमने क्या करा कि 6c0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4c3 से, मतलब बॉयज से कॉम्बिनेशन को 3 गर्ल्स से कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6c0 लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 4c3 लिया, इसका आंसर आया था 1, इसका आंसर आया था 4, 1 4 जा 4 हो गया। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे बॉयज़ का कॉम्बिनेशन लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, यहाँ पे हमने गर्ल्स का कॉम्बिनेशन लिखा। बॉयज़ से कॉम्बिनेशन का जो आंसर था वो 1 था, और जो गर्ल्स का कॉम्बिनेशन था 4c3 उसका आंसर था 4, फिर 1 4 जा 4 हो गया। तो एक ही इवेंट में उन्होंने 2 कॉम्बिनेशन हमसे पूछे थे। एट मोस्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 बॉय है, तो हम पहले 1 बॉय और 2 गर्ल्स का, जब 1 बॉय है, जब 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और उसमें 1 बॉय वो कह रहे हैं, तो 2 गर्ल्स ली होंगी लाजमी, तो हमने पहले वेज बता दी कि भाई 1 बॉय है और 2 गर्ल्स हैं। फिर दूसरे में उन्होंने ये भी, मतलब एट मोस्ट में दूसरी बात ये भी होती है कि अगर 1 बॉय ना भी हुआ तो चलेगा, तो 1 से तो कम 0 होता है, मतलब अगर ग्रुप में बॉयज़ ना भी हुए, सिर्फ गर्ल्स को वो सिलेक्ट करते हैं, तो ग्रुप जब भी बन सकता है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे वो वाले वेज भी बताए कि अगर हम 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें एक भी बॉय नहीं है और तीनों की तीनों गर्ल्स हैं, तो उसके वेज भी हमने बताए। तो एट मोस्ट में 2 बातें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बॉय की थी तो हमने 1 बॉय 2 गर्ल्स का बताया, 1 बॉय 1 से जो छोटा होता है वो 0 ही होता है। ठीक है, तो हमने वो वाले नंबर ऑफ वेज भी बता दी जिसमें 0 बॉय एंड 2 वो 3 गर्ल्स थी, कि हमने बॉय एक भी सिलेक्ट नहीं किया, हमने उस 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में तीनों में गर्ल्स को लिया। ठीक है, तो एट मोस्ट हो गया या एट लीस्ट हो गया, उसमें 2 बातें होती हैं, 2 से ज़्यादा बातें भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही बात थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, तो एट मोस्ट में जो 2 बातें थी उन दोनों बातों को सामने रखते हुए मैंने उनके कॉम्बिनेशन निकाले, तो एक बात का जो कॉम्बिनेशन आया वो 36 आया और एक बात का जो कॉम्बिनेशन आया वो 4 आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है, अच्छा आगे ये मज़ीद सॉल्व होगा कैसे। अब मैंने यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज बताए 1 बॉय 2 गर्ल्स के बताएं, मतलब एटमोस्ट में मैंने बताया था कि 2 बातें हैं आपके पास, आपने दोनों के कॉम्बिनेशन, मतलब आपने दोनों के वेज बता दी कि अगर 1 बॉय 2 गर्ल्स ने तो वेज ये होंगे, अगर 0 बॉयज एंड 3 गर्ल्स हों तो वेज ये होंगे। फिर इसको हम आगे क्या करेंगे, हमें जो वेज बताने हैं वो एटमोस्ट के भी तो बताने हैं, हमने एटमोस्ट का तो अभी बताया नहीं, हमने क्या है जो एटमोस्ट में 2 बातें थी उसके वेज हमने बताए। ठीक है, एटमोस्ट के तो हमने बताया नहीं, तो हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटमोस्ट 1 बॉय, मतलब अब मैं नंबर ऑफ वेज उसके बता रही हूँ कि एटमोस्ट 1 बॉय के, तो उसमें क्या करेंगे, जो दोनों बातों का हमारे पास आंसर आएगा मैं उसको बस प्लस कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे प्लस करेंगे, यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं लिखना, हमने इसका आंसर उठाना है 36, इसका आंसर उठाना है 4, मैंने लिखा 36 को प्लस करा 4 से तो आया 40 आंसर। ठीक है, मतलब एटमोस्ट में 2 बातें की थी उन्होंने, वो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 बॉय हो, तो मैंने 1 बॉय 2 गर्ल्स के नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर लिए। फिर वो कह रहे थे अगर 1 बॉय ना भी हो तो चलेगा, मतलब अगर वो ग्रुप में जो है वो बॉय ना भी हो, सिर्फ गर्ल्स आप जो है सिलेक्ट करें तो भी जो है ना ग्रुप बन सकता है, तो हमने बोला 0 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो मैंने नंबर ऑफ वेज जो है वो 0 बॉयज एंड 3 गर्ल्स के भी मैंने बताया।
फिर जब मैं दोनों वेज बता दूंगी, मतलब जो दो बातें एटमोस्ट में कही गई हैं उसको मैं कैलकुलेट कर लूँगी, इसका फाइनल आंसर जब मैं ले आऊँगी तो मैं उनको आपस में प्लस भी करूँगी, तो फिर मुझे जो है वो एटमोस्ट वन बॉय के वेज पता चलेंगे कि अगर एटमोस्ट वन बॉय हो तो कितने वेज जो हैं वो बन सकते हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटमोस्ट वन बॉय, दोनों के आंसर्स को प्लस कर दिया कि 1 बॉय 2 गर्ल्स का आंसर आया था 36 और 0 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का आंसर आया था 4। इन दोनों को मैंने प्लस का तो मेरा 40 आंसर आ गया। तो अब ये एटमोस्ट वाली बात जो है वो कंप्लीट हुई है और क्वेश्चन नंबर 8A अब कंप्लीट हुआ है आप लोग का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट देख लेते हैं। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स can be formed from the digit 1, 2, 5, 6 and 9 if each digit can be used only once। इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड से रिलेटेड होते हैं, कि जिसमें हमें इस तरीके से नंबर्स दिए जाते हैं और फिर बोला जाता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर या 4 डिजिट नंबर्स जो हैं वो कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। ठीक है, तो ये आपका रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड से रिलेटेड फॉर्म वो है क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो है वो दो तरीके से सॉल्व होता है, या तो रिपीटेड से सॉल्व होता है या तो नॉट रिपीटेड से सॉल्व होता है। या तो वो क्वेश्चन में बता देते हैं कि ये नॉट रिपीटेड है तो हम नॉट रिपीटेड का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको कैलकुलेट करेंगे, या वो कह देंगे रिपीटेड है तो हम रिपीटेड का फॉर्मूला जो है वो फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, या वो इस तरीके की कोई वर्डिंग बताएंगे जिससे हमें पता लगाना होगा, मतलब आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई ये रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है। तो उन्होंने कहा है कि भाई कितने 3 डिजिट्स नंबर जो हैं वो इन डिजिट्स में से बन सकते हैं जो 1, 2, 5, 6 एंड 9 दिए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर ईच डिजिट कैन बी यूज ओनली वंस, मतलब हर एक डिजिट जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा। ठीक है, इस वर्डिंग का मतलब क्या है कि हर एक डिजिट जो है वो एक ही दफ़ा यूज़ होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक डिजिट जो है ना वो एक ही दफ़ा यूज़ हो, मतलब ज़्यादा नहीं यूज़ हो, मतलब सिर्फ एक ही दफ़ा, तो इसका मतलब नॉट रिपीटेड हुआ ना, कि हर डिजिट जो है वो सिर्फ एक दफ़ा यूज़ होना चाहिए, मतलब बार बार नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉट रिपीटेड है, कि एक डिजिट जो है वो हम एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। तो इस वर्डिंग से हमें ये मतलब इस वर्डिंग से हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये नॉट रिपीटेड है। तो नॉट रिपीटेड के लिए क्या होगा, सबसे पहले डेटा प्रिपेयर होगा, तमाम नंबर्स डेटा लिख के हमने तमाम नंबर्स ले लेने हैं, और जो नॉट रिपीटेड का फॉर्मूला होता है वो होता है NPR इजिकल टू N परमुटेशन N माइनस R। तो हमें इस पूरे ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो सिर्फ N और R की नीड है। ठीक है, तो हमने क्या करा, डेटा लिख के हमने तमाम नंबर्स ले लिए। N क्या होता है, इन नंबर्स की क्वांटिटी। ठीक है, तो वो है 5, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं। R क्या होता है, कितने डिजिट्स जो हैं वो बनाने के लिए कहें, तो उन्होंने बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, मतलब उन्होंने 3 डिजिट्स नंबर जो है इन नंबर्स में से बनाने के लिए कहें। तो ये जो हाउ मेनी के साथ जो 3 डिजिट्स नंबर आ रहे हैं ये R कहलाता है। मतलब R क्या किसे कहते हैं कि कितने डिजिट्स नंबर जो है बनाने के लिए कहें, तो उन्होंने बोला 3 डिजिट्स नंबर, तो R क्या हुआ हमारा 3। सॉल्यूशन नॉट रिपीटेड लिखा, नॉट रिपीटेड का फॉर्मूला क्या है, NPR इजिकल टू N परमुटेशन N माइनस R परमुटेशन। तो N क्या हुआ हमारा 5, हमने 5 लिख दिया, R क्या हुआ हमारा 3, हमने 3 लिख दिया, इजिकल टू का साइन ऐसे आ गया। N क्या था हमारा 5, हमने 5 लिख दिया और परमुटेशन का साइन लगा दिया। फिर यहाँ पे भी N ही लिखना है, तो N हमारा 5 है, माइनस का साइन आएगा, R क्या है हमारा 3, हमने 3 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बाहर परमुटेशन का साइन है, हमने परमुटेशन का साइन लगा दिया। 5p3 इजिकल टू 5 परमुटेशन लेंगे तो 120 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2, परमुटेशन का साइन ऐसे आ जाएगा, 5p3 इजिकल टू 120 ऐसे आ जाएगा, 2 परमुटेशन लेंगे तो 2 आएगा, 5p3 इजिकल टू 2 1 2 और 2 60 120। तो इसका आंसर आया 60, कि अगर हम इन डिजिट्स नंबर में से 3 डिजिट्स नंबर वाले, मतलब 3 डिजिट्स नंबर वाली कोई वैल्यू अगर हम बनाएं, ठीक है, तो वो 60 बन सकती हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8B जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8C देख लेते हैं, उसका सी पार्ट देख लेते हैं। तो वो क्या है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, 1 कार्ड ड्रॉन हुआ है फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। डेक कार्ड्स मतलब डेक कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स। तो उस 52 कार्ड में से हमने सिर्फ 1 कार्ड जो वो ड्रॉन किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब वो कार्ड कौन सा है भाई, अ कार्ड इज जैक और अ ब्लैक कार्ड्स। एक ही इवेंट दिया हुआ है और उसमें हमसे 2 बातें पूछी हैं और करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये जॉइंट है और या तो ये डिसजॉइंट है।
मतलब वो कह रहे हैं कि वो कार्ड जो है वो जैक का है या वो कार्ड जो है वो ब्लैक कार्ड में से एक लिए है, ठीक है। दूसरी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछे आ रेड एस, और तीसरी प्रोबेबिलिटी में हमसे पूछे कि वो कार्ड जो वो फेस कार्ड्स है, ठीक है। तो नंबर 1 बाय 1 जो है वो इवेंट्स लेते जाते हैं और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते रहते हैं। मैंने बताया था जो कार्ड्स होते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कॉम्बिनेशन के थ्रू जो है वो सॉर्ट आउट होती है, और सैम्पल स्पेस भी ही कॉम्बिनेशन से ही बनता है। तो सैम्पल स्पेस की हेडिंग डालेंगे, सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू NCR लिखा आपने, सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू n क्या है, यहाँ पे कार्ड्स की बात की गई है, तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, n की जगह हमने 52 लिख दिया। C ऐसी का ऐसी आ गया। R का मतलब क्या होगी, 52 कार्ड्स जो हैं उसमें से कितने ड्रॉन हुए हैं, तो उसमें से 1 ड्रॉन हुआ है, तो हमने R की जगह 1 लिख दिया। जब 52C1 इसका कॉम्बिनेशन आपने दिया तो 52 आया, तो सैम्पल स्पेस आया हमारा 52। इवेंट ए हम ले लेते हैं। इवेंट ए में दो बातें की हैं, उन्होंने कहा है आ कार्ड इज जैक, वो कार्ड जो है वो जैक का है, और दूसरी बात ये कि वो ब्लैक कार्ड्स भी हो सकता है। तो ये जॉइंट है या डिसजॉइंट है, तो हम पहले जैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर देखेंगे इन दोनों में कोई कॉमन बात है। अगर कॉमन बात हुई तो ये जॉइंट है, अगर कॉमन बात नहीं हुई तो ये डिसजॉइंट है। तो इसका कॉम्बिनेशन से निकलेगा, तो पहले ही हम लिख देंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू NCR की जो प्रोबेबिलिटी ए हम कैलकुलेट करेंगे वो कॉम्बिनेशन के थ्रू करेंगे। प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू सबसे पहले जैक कार्ड्स की निकालते हैं। तो 52 कार्ड्स में से जो जैक कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, जैक कार्ड्स जो होते हैं 52 कार्ड्स में से 4 होते हैं, तो n की जगह हमने 4 लिख दिया, ठीक है। C हमने एज इट इज लिया। उस जैक कार्ड्स में से मतलब जो 4 जैक कार्ड्स हैं उसमें से कितने सिलेक्ट किए गए हैं, हमने बोला एक सिलेक्ट किया गया, तो उस R की जगह हमने 1 लिख दिया। 4C1 का जब आप कॉम्बिनेशन लेंगे तो 4 आएगा। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NA डिवाइड बाई NS। NA आपने क्या निकाला 4, NS क्या है जो सैम्पल स्पेस का आंसर होता है 52। जॉइंट एंड डिसजॉइंट में हम अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि आगे मजीद इसी जो है ना वो कटिंग नहीं करेंगे हम, क्योंकि आगे मजीद इसी कैलकुलेशन करनी है, इसलिए हम बस वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हम जब वो ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू NCR, इसकी भी कॉम्बिनेशन से ही निकली। प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू n की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 52 कार्ड्स में से टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, तो मैंने बताया था कि जो 52 कार्ड्स हैं वो 2 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हैं, आधे रेड कार्ड्स हैं आधे ब्लैक कार्ड्स हैं। तो अगर 52 का आप हाफ करें तो 26 होगा, तो वो जो पूरे 52 कार्ड्स हैं ना उसमें से 26 जो हैं वो रेड कार्ड्स हैं और जो 26 हैं वो ब्लैक कार्ड्स हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे टोटल ब्लैक कार्ड्स लिखूंगी, तो टोटल ब्लैक कार्ड्स जो हैं टोटल 52 कार्ड में, मतलब जो टोटल 52 कार्ड्स हैं उसमें से जो ब्लैक कार्ड्स हैं ना टोटल वो हैं 26, तो मैं n की जगह 26 लिख दूंगी। C ऐसी का ऐसी आ जाएगा। R उस 26 ब्लैक कार्ड्स में से कितने सिलेक्ट किए गए हैं, मैंने कहा 1 सिलेक्ट किए गए हैं। 26C1 इसका कॉम्बिनेशन लिया तो 26 आया। प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू NB डिवाइड बाई NS इज इक्वल टू NB क्या था 26, मैंने 26 लिख दिया, NS क्या था मेरा 52, ये मैंने 52 लिख दिया। कटिंग नहीं होगी इसकी, अभी कटिंग नहीं करनी हमने। अब मैं देखूंगी भाई मैंने ये जैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी भी निकाल दी, अब मैंने ये ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अब हम देखते हैं कि इसमें कोई कॉमन बात है, अगर कोई कॉमन बात हुई तो वो जॉइंट हुआ, अगर कॉमन बात नहीं हुई तो वो डिसजॉइंट हुआ। तो इसमें अगर कॉमन बात है तो मुझे नज़र आ रही है कॉमन बात, यहाँ पे मैंने जैक कार्ड्स लिए थे टोटल और वो थे 4, तो जितने भी कार्ड्स होते हैं ना 52 कार्ड्स में से कितने भी कार्ड्स हैं वो आधे आधे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कलर में। मतलब कोई भी कार्ड हो ना, जैसे कि यहाँ पे जो जैक कार्ड्स हम देख रहे हैं, जैक कार्ड्स की बात हो रही है तो हम जैक कार्ड्स को देख लेते हैं। तो 4 जैक कार्ड्स है ना, इसमें से ये भी 2 कलर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जैक कार्ड्स 4 हैं, इसका हाफ करेंगे तो 2 हो जाएंगे, तो 2 जो है वो रेड जैक कार्ड्स हैं और 2 जो है वो ब्लैक जैक कार्ड्स हैं, ठीक है। तमाम कार्ड्स जो हैं 52 कार्ड्स में से वो आधे जो हैं वो रेड हैं और आधे जो हैं वो ब्लैक हैं। इस तरीके से 52 कार्ड्स में से जो टोटल जैक कार्ड्स हैं ना वो 4 हैं, उस 4 में से 2 जो हैं वो रेड जैक कार्ड्स हैं और 2 जो हैं वो ब्लैक जैक कार्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक कॉमन बात क्या नज़र आई कि यहाँ पर जो 2 ब्लैक जैक कार्ड्स हैं वो यहाँ पे भी तो हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने टोटल ब्लैक कार्ड्स लिए हैं, तो वो जो टोटल ब्लैक कार्ड्स हैं उसमें से 2 ब्लैक जैक कार्ड्स भी तो है, तो इसलिए यहाँ पे जो कॉमन बात हुई है वो है 2 ब्लैक जैक कार्ड्स, मतलब यहाँ पे भी 2 ब्लैक जैक कार्ड्स हैं और यहाँ पे भी 2 ब्लैक जैक कार्ड्स हैं, ठीक है।
तो इसलिए जो कॉमन बात हुई वो जैक कार्ड्स की, और क्वांटिटी क्या है, 2 ब्लैक जैक कार्ड्स, ठीक है। तो वो जो कॉमन बात हुई वो हमारी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी कहलाती है, और हम यहाँ पे जो कॉमन बात होती है उसकी हम क्वांटिटी शो कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन बात है वो है 2 ब्लैक जैक कार्ड्स की। जैक कार्ड्स की कॉमन बात है, और जैक कार्ड्स की कॉमन बात जो उसकी क्वांटिटी क्या है, 2। मतलब यहाँ पे भी 2 ब्लैक जैक कार्ड्स आ रहे हैं और यहाँ पे भी 2 ब्लैक जैक कार्ड्स आ रहे हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो 2 है, कि 2 जो ब्लैक जैक कार्ड्स हैं मतलब वो कॉमन है, वो प्रोबेबिलिटी ए में भी है मतलब और प्रोबेबिलिटी बी में भी है। तो हमने लिख दिया कि जो कॉमन बात है उसकी क्वांटिटी है 2। तो कॉमन बात जो कहलाती है वो इंटरसेक्ट बी कहलाती है, और जो भी कॉमन बात होती है उसकी हम क्वांटिटी शो कर देते हैं। तो 2 ब्लैक जैक कार्ड्स की जो है वो कॉमन बात थी और उसकी क्वांटिटी 2 थी, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्ट बी डिवाइड बाय एन एस। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्ट बी, हमारे 2 कहलाएगा, हमने 2 लिख दिया। एन एस जो सैम्पल स्पेस का आंसर है वो कहलाएगा, वो था 52। स्टॉप कर दिया, कटिंग नहीं करेंगे। अब हमने ये पता चल गया कि भाई कॉमन बात सामने आ गई है, इसका मतलब क्या हुआ, इट्स मीन ये जॉइंट इवेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी बी आर जॉइंट इवेंट्स। तो जॉइंट्स इवेंट अगर होते हैं तो उसका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए पिक करेंगे यहाँ से जो थी 4 डिवाइड बाई 52, हमने लिख दिया 4 डिवाइड बाई 52, प्लस का साइन ऐसे आ जाएगा। अब हम प्रोबेबिलिटी बी पिक करेंगे, प्रोबेबिलिटी बी जो है वो 26 डिवाइड बाई 52, यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी बी की जगह 26 डिवाइड बाई 52 लिख दिया, माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी यहाँ से पिक करेंगे जो थी 2 डिवाइड बाई 52, 2 डिवाइडेड बाई 52। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, नीचे के डिनोमिनेटर सेम है उसको मैंने एक जगह करके लिख दिया, और ऊपर की जो वैल्यूज हैं उसको प्लस करें तो प्लस हो जाएंगी, माइनस होंगी तो माइनस हो जाएंगी। तो 4 प्लस 26 माइनस 2। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 4 प्लस 26 माइनस 2 जो हुआ 28 हुआ, और डिवाइडेड बाय 50 ऐसी का ऐसी आ गया, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली बात मैंने बता दी थी कि भाई ये डिनोमिनेटर सेम है, इनको मैंने एक जगह करके लिख दिया। 4 प्लस 2 6 माइनस 2 यहाँ पे, ठीक है, और जो ऊपर के नंबर से प्लस होने तो प्लस हो जाएंगे, माइनस होने तो माइनस हो जाएंगे। तो 4 उतारा प्लस 26 उतारा माइनस 2, इनको जब मैंने प्लस माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 28 डिवाइडेड बाय 52 ऐसी का ऐसी आ गया। अब ये 4 के टेबल से कट हो रहा है, 4 7 28 और 4 13 52 होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7 13 इसका आंसर हो गया, 7 डिवाइड बाई 13 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये जो है वो इवेंट ए हो रहा है अभी तक हमारा, सही है। इवेंट बी क्या था, आ रेड एस। अच्छा, एस को क्या कहते हैं, 52 कार्ड्स में आपने देखा होगा जो ताज पत्ते होते हैं उसमें होता है एक इक्का, इक्के को जो है वो एस कहते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो एक कार्ड हमने ड्रॉन किया है ना वो रेड एस है। अब पूरे 52 कार्ड्स में से जो है ना वो 4 जो है वो इक्के के कार्ड होते हैं, ठीक है ना, 2 ब्लैक इक्के के कार्ड्स होते हैं और 2 जो हैं वो रेड इक्के कार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने कहा वो रेड एस का है, मतलब वो जो कार्ड्स हमने ड्रॉन किया है वो रेड एस में से किया है, ठीक है। मतलब मैंने बताया था कि जो एस कार्ड्स होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है ना, 2 ब्लैक एस कार्ड्स होते हैं और 2 रेड एस कार्ड्स होते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है वो रेड एस की पूछी है, तो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी बी कैलकुलेट करेंगे कॉम्बिनेशन से, एनसीआर प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू, तो रेड एस कार्ड्स जो टोटल 52 कार्ड्स में से कितने होते हैं, तो 2 होते हैं बस, तो हमने एन की जगह 2 लिख दिया, सी ऐसी का ऐसी आ गया। अब वो जो 2 रेड एस कार्ड्स उसमें से कितने सिलेक्ट किए गए हैं, 1 सिलेक्ट किए गए, तो हमने 1 लिख दिया। 2C1 का कॉम्बिनेशन लिया तो 2 ही आया। प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन एस, एन बी क्या है हमारे पास 2 लिख दिया, और एन एस क्या है 52, ठीक है। 2 1 2 और 2 2
226 या 52 होता है, तो 1/26 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसका इवेंट सी देख लेते हैं। इवेंट सी में उन्होंने कहा है कि आप फेस कार्ड्स, मतलब वो जो कार्ड हमने ड्रॉन किया है वो फेस कार्ड्स है, तो हम प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू एनसीआर कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू एन की जगह हम टोटल फेस कार्ड्स देखेंगे, तो टोटल 52 कार्ड्स में से जो फेस कार्ड्स होते हैं वो टोटल होते हैं 12, तो हमने लिखा 12 फेस कार्ड्स हैं। सी लिखा कितने सिलेक्ट किए गए हैं 1, तो आर की जगह हमने 1 लिख दिया। प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू 12C1 का कॉम्बिनेशन लिया तो 12 ही आया। प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू NC डिवाइड बाई NS, NC जो आया ये 12 आया, NS जो आया वो सैम्पल स्पेस का जो टोटल आंसर होता है वो 52। तो ये 4 के टेबल से कट रहा है, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, और 4 13 ज़ा 52, तो 3 डिवाइड बाई 13 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सी जो है वो आपका कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सी पार्ट था वो भी आप लोगों का कैलकुलेट हो गया। अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं, 8 का जो डी पार्ट है वो देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 2 मैंगो 3 ब्लैकबेरी एंड 2 टैमरिंड ट्रीज कैन बी प्लांटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। वो पूछ रहे हैं कि कितने, और आगे ये बात है, इफ वन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रीज ऑफ द सेम काइंड। वो कह रहे हैं कि कितने वेज बन सकते हैं अगर 2 मैंगो 3 ब्लैकबेरी एंड 2 टैमरिंड ट्रीज जो है वो प्लांटेड हो एक ही स्ट्रेट, मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन, मगर एक ही लाइन में, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में जो है वो प्लांटेड हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कितने वेज बन सकते हैं। तो वेज वाले जो क्वेश्चन है मैंने बताया था कि ये जो कॉम्बिनेशन से सॉल्व होते हैं या तो ये परमुटेशन से सॉल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेज की बात तो की गई है, इन हाउ मेनी वेज की बात तो की गई है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन की कोई बात की, यहाँ पे हमें कोई इवेंट्स दिए नहीं ना, एक तरीके से एक पैराग्राफ में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम परमुटेशन के थ्रू जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 2 मैंगो 3 ब्लैकबेरी एंड 2 टैमरिंड ट्रीज जो दिए हुआ है, ये हमारा N1 होगा, ये हमारा N2 होगा और ये हमारा N3 होगा। लेकिन हमें परमुटेशन के लिए सिर्फ N भी तो चाहिए होता है। ठीक है ना, तो वो N हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सिर्फ अभी n इजिकल टू लिख देंगे। ये 7 में बताती हूँ कि n इजिकल टू 7 कैसा है, क्योंकि सवाल में तो नहीं दिया हुआ, तो ये n में 7 बताती हूँ कैसा है। सिर्फ आप यहाँ पे लिख दिएगा कि n इजिकल टू, कि हमें ये नहीं पता। हमने लिखा N1 जो था वो 2 मैंगो था, N2 जो था वो 3 ब्लैकबेरी था, और N3 जो था वो 2 टैमरिंड ट्रीज था। ठीक है, अब जब हमें ये n ना पता हो तो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हमें N1 N2 N3 तो हमें पता है ना, तो हम तमाम को प्लस कर देंगे तो हमें n पता चल जाएगा। सही है, कभी कभार आपके पास क्वेश्चन में n ना हो लेकिन आपके पास N1 N2 N3 गिवन हो, तो आप उन तमाम को प्लस कर दिएगा तो आपको n पता चल जाएगा। तो जब मैंने इन तमाम को प्लस करा 2 और प्लस 2 कितने होते हैं 4, और 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7, तो n हुआ हमारा 7। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं। भाई परमुटेशन किस तरीके से निकालते हैं, परमुटेशन इज इक्वल टू n परमुटेशन, और जितने भी ये N1 N2 N3 होते हैं ये आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाते हैं परमुटेशन के साथ। तो n परमुटेशन डिवाइडेड बाय N1 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय N2 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय N3 परमुटेशन। सही है, क्योंकि N3 तक ही है हमारे पास। p इज इक्वल टू n परमुटेशन क्या है 7, हमने 7 परमुटेशन लिख दिया। N1 परमुटेशन क्या है 2 परमुटेशन, मल्टीप्लाई का साइन, N2 क्या है हमारे पास 3 परमुटेशन, मल्टीप्लाई बाय N3 क्या है हमारे पास 2, और ये परमुटेशन का साइन आ गया। p इज इक्वल टू 7 का परमुटेशन लेंगे तो 5040 आएगा, 2 परमुटेशन लेंगे तो 2 ही आएगा, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही आ जाएगा। 3 परमुटेशन लेंगे तो आप 6 आएगा, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ गया, और 2 परमुटेशन लेंगे तो 2 ही आएगा। अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी, जैसे 5040 ये ऐसे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 6 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा होता है 24। तो p इज इक्वल टू 504 तो ऐसे ही रहा। जब मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई करा कि 2 6 ज़ा 12 होता है और 12 2 ज़ा 24, तो अपॉन में आपके पास आ गया यहाँ पे 24। ठीक है, p इज इक्वल टू 5040 को जब मैंने डिवाइड करा 24 से तो आया 210, 210 रुपीज़। तो 210 वेज जो हैं वो बन सकते हैं जब हमें इस तरीके के ट्रीज दिए हों, 2 मैंगो 3 ब्लैकबेरी एंड 2 टैमरिंड ट्रीज जो दिए हुए हों स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है
वो डी पार्ट हो गया है, ठीक है। बस इसी तरीके, बस इन हाउ मेनी या इन हाउ मेनी कमिटी, इन हाउ मेनी वेज या इन हाउ मेनी कमिटीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमसे जो है वो इवेंट्स की बात नहीं की गई हो और हमें सिलेक्शन की कोई बात नहीं की गई हो, ठीक है ना, तो वो परमुटेशन से सॉल्व होगा हाउ मेनी वेज वाले क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर जो है हाउ मेनी वेज वाले क्वेश्चन या हाउ मेनी कमिटी वाले क्वेश्चन जो इवेंट्स के साथ आ जाए और सिलेक्शन की बात आ जाए, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स में होता है कि भाई इतने बॉयज़ थे, इतने सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वो फिर कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ई पार्ट देख लेते हैं, ये लास्ट है बिल्कुल। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 0.5, probability b is equal to 0.67, probability a divided by b is equal to 0.4, ये क्या कहलाती है, ए बी पे डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.4। कैलकुलेट जो हमें करने के लिए कहा गया है वो कहा गया है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्ट बी की प्रोबेबिलिटी पूछी है और दूसरी में उन्होंने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बी डिवाइड बाय ए, मतलब बी ए पे डिपेंडेंट है वो वाली प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। तो हमने डेटा बना लिया कि भाई डेटा में हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी बी 0.67, प्रोबेबिलिटी ए बी पे डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.4 है हमारे पास। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ए एंड बी की, उसको आप प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी भी कहते हैं। सॉल्यूशन लिख के, अच्छा जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ए हो और प्रोबेबिलिटी बी हो और प्रोबेबिलिटी ए बी पे डिपेंडेंट हो, तो अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि देखें, ये जो प्रोबेबिलिटी ए एंड बी हमसे पूछी गई है ना, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब जब आपके पास ये आया है कि आपने प्रोबेबिलिटी जो बतानी है वो ए एंड बी की बतानी है, तो वो कौन सी कहलाती है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी की प्रोबेबिलिटी कहलाती है वो, ठीक है। अब ए इंटरसेक्ट बी के दो तरह के फॉर्मूले हैं, ठीक है, दो तरह के फॉर्मूले होते हैं। या क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटी बी से, ये एक फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ए को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटी जो है वो बी ए पे डिपेंडेंट। एक फॉर्मूला इसका ये भी है कि प्रोबेबिलिटी ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी बी जो ए पे डिपेंडेंट होगी, और इसका एक फॉर्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी हो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ए बी पे डिपेंडेंट। ये तीन फॉर्मूले हैं, या तो प्रोबेबिलिटी ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी बी से, दूसरा फॉर्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ए होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी बी जो ए पे डिपेंडेंट होगी वो वाली, और तीसरा फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी बी को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ए बी पे डिपेंडेंट। ये तीन तरीके के फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो ए, हमें जो डेटा दिया हुआ है वो ए और बी दिया हुआ है, तो हम प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी में ये भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी बी से, लेकिन साथ में ए डिपेंडेंट बी वो वाली प्रोबेबिलिटी भी तो हमें दी हुई है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब हमें ए और बी भी दिया गया हो, मतलब इस तरीके से प्रोबेबिलिटी सॉल्व करके दी गई हो कि ए भी है और बी भी है और ए बी पे डिपेंडेंट वाली प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास है, तो ए इंटरसेक्ट बी का जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ए बी पे डिपेंडेंट, ठीक है। जब आपके पास जो है वो ए बी दिया हुआ हो लेकिन ए बी पे डिपेंडेंट वाली प्रोबेबिलिटी भी दी गई हो, तो फॉर्मूला आपने ए इंटरसेक्ट बी का ये वाला अप्लाई करना है। हम वैल्यूज पुट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी क्या थी 0.67, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ गया, ए बी पे डिपेंडेंट जो प्रोबेबिलिटी थी वो 0.4 थी, हमने इसको इससे माइनस किया तो हमारे पास आंसर है 0.268। ये प्रोबेबिलिटी ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्ट बी की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब बारी है प्रोबेबिलिटी बी ए पे डिपेंडेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बी ए पे डिपेंडेंट जो है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है
कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी को डिवाइड कर दें आप प्रोबेबिलिटी ए से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बी ए पे डिपेंडेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी। अगर देखा जाए तो हमारे पास डेटा में तो है ही नहीं, लेकिन हमने यहाँ तो कैलकुलेट कर ली ना, तो वही लिख देंगे कि इंटरसेक्ट बी की जो प्रोबेबिलिटी थी वो डेटा में हमें गिवन नहीं थी, लेकिन हमने कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है ना। तो 0.267 हमने 0.268 हमने खुद कैलकुलेट कर ली, तो वही लिखेंगे 0.268। प्रोबेबिलिटी ए जो वो क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने वहाँ से लिखी 0.5, तो 0.5 ली। इसको इससे हमने डिवाइड करा, तो प्रोबेबिलिटी बी ए पे डिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी बी जो है वो ए पे डिपेंडेंट जो निकली वो 0.536, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, लेकिन हमने पहली रिक्वायरमेंट से उसको सॉल्व कर लिया, तो इसलिए हमारे पास गिवन मतलब हमारे पास आ गई, तो हमने वही लिख देनी है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ए जो है वो आप डेटा से आप ले लेंगे यहाँ से। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बी ए पे डिपेंडेंट आएगी 0.536, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर ई पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सेक्शन सी आप लोग का कंप्लीट हो गया है। इसमें और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ग्रुप में मुझसे शेयर कर लिएगा। कोई कैलकुलेशन करनी ना आ रही हो कैलकुलेटर से, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो कैलकुलेशन हो रही है ना वो डायरेक्ट हो रही है, मतलब कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट करेंगे, और ये पेपर्स में भी अलाउ होता है कि आप डायरेक्ट कर लें, कॉम्बिनेशन डायरेक्ट निकाल लें और परमुटेशन डायरेक्ट निकाल लें और पावर्स लें डायरेक्ट। अच्छा, कॉम्बिनेशन के जो अलहदा करके सवाल आएंगे ना, जैसे इस तरीके के जो सवाल होंगे, वो आपने कॉम्बिनेशन का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर जो है ना वो कॉम्बिनेशन मतलब जो है वो डायरेक्ट नहीं निकालिएगा, इस तरीके से जब कॉम्बिनेशन के अलग करके बिल्कुल एक सवाल आएगा, मतलब ये सवाल तो है ही कॉम्बिनेशन का ना पूरा, तो यहाँ पे आपने प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करना है। बाकी ये डेक कार्ड्स वगैरह में जो वो सैम्पल स्पेस निकालेंगे, यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन जो है वो कैलकुलेटर से कर लें। तो कैलकुलेटर से अगर कोई कैलकुलेशन नहीं आ रही हो तो वो पूछ लिएगा मुझसे ग्रुप पे, या जो है वो टी टेबल जी टेबल का मैंने जो है वो अभी लेक्चर्स में नहीं बताया है, क्योंकि शायद आप लोग को आता होगा वो, और अगर नहीं आता, टी टेबल में कोई मसला है या जेड टेबल देखने नहीं आ रहा है, सर्च करने नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझसे पूछ लेगा, मैं ग्रुप पे आप लोग को बता दूंगी। और ये सेक्शन सी जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।